बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब बाबरकत की ज़ात के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, और करोड़ हा दरूद व सलाम उसके पाक नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत के लिए। सबसे पहले तो मेरी तरफ़ से आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का हम लोगों ने लेक्चर्स का एक सिलसिला शुरू किया है, इस तरह से उसको आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले लेक्चर शुरू करने से पहले एक अच्छी बात जिससे हम लोग ज़िंदगी सीखेंगे, अपने आप को संवारेंगे, हमारा ज़िंदगी के बारे में नुक्ता नज़र बेहतर होगा। हमने इस तरह से अच्छी बातें सीखना शुरू की कि हम में से कोई बेमकसद नहीं है। हर एक को अल्लाह ताला ने कुछ न कुछ मकसद देकर भेजा है, तो जो भी मकसद पूरा करेगा वो कारआमद होगा। और हमारा मकसद है रोशनी फैलाना, और उसके लिए अल्लाह ने हर एक को दूसरे से मुख्तलिफ़ रोशनी दी है, तो उसे फैलाने में कभी कंजूसी या कमी नहीं करनी, और कोशिश करनी है कि हम दूसरों के लिए आसानियाँ बोएं। क्यों? क्योंकि जो बोता है वही काटता है। तो हम जितना दूसरों के लिए आसानियाँ करेंगे उतना अल्लाह ताला हमारी ज़ात के लिए भी आसानियाँ लिखेगा। और दूसरों के लिए आसानियाँ करने के लिए सबसे पहले ख़ुद आसानी में होना ज़रूरी है। या ख़ुद आसानी में होने से मुराद क्या है? ख़ुद आसानी में होने से मुराद ये, हम सब लोगों ने अपने आप को एक्स्ट्रा बर्डन किया हुआ है साइकोलॉजिकली, जानते बूझते हुए, इंटेंशनली या कभी कभी अनइंटेंशनली हम अपने दिमाग पर बहुत सारी ऐसी चीज़ों का बोझ सवार कर लेते हैं जिनका हमसे ताल्लुक़ ही कोई नहीं होता। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हमें से अक्सर लोग एंड्रॉयड फ़ोन्स इस्तेमाल कर रहे हैं। इन टेलीफोन्स में कुछ दोस्तों ने हमारे पास कुछ वीडियोस भेजी, कुछ हमारे पास पिक्चर्स हैं, कुछ हमने ऑडियो सॉन्ग्स अपने पास रखे हुए हैं। इसकी मेमोरी जब फिल होना शुरू हो जाती है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता ना ये स्लो रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता है। मोबाइल थोड़ा स्लो हो जाता है, तो हम सोचते हैं यार मोबाइल थोड़ा स्लो रिस्पॉन्स दे रहा है, वजह क्या है? ओहो, इसकी तो मेमोरी फिल हो गई है। हम क्या करते हैं, वीडियोस को एक दफ़ा वीडियोस गैलरी को स्क्रॉल करते हैं तो पता चलता है बहुत सारी चीज़ें हमने उसमें ऐसी रखी हुई हैं दैट आर नॉट रिलेटेड टू आवर्स, जिनका हमसे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, उसमें से कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस, पिक्चर्स, साउंड, सॉन्ग्स को डिलीट कर देते हैं। और जब हम उनको डिलीट करते हैं ना, मोबाइल अच्छा रिस्पॉन्स करना शुरू कर देता है, मोबाइल रिफ़्रेश हो जाता है। यही हिसाब किताब इंसान के दिमाग के साथ भी है। हम इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐड कर लेते हैं जिनका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं होता, वो फजूल में हमारे दिमाग पर सवार हैं। जब हम उनको वहाँ से डिलीट कर देंगे, उतार देंगे, तो क्या होगा, हम अपने आप को रिफ़्रेश फील करेंगे, हम अपने आप को आसानी में फ़ील करेंगे। अब हम जब अपने आप को आसानी में फ़ील करेंगे तो हम दूसरों को भी आसानियाँ देने के काबिल होंगे। तो अल्लाह करे हमें ये बात समझ आए, हम ना सिर्फ अपने लिए आसानी रखें बल्कि दूसरों के लिए भी आसानियाँ करें। अब हम आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की तरफ वापस। सबसे पहले एज अ रिवीजन, याद दहानी के लिए, हमने इसको ऐसे पढ़ा था कि मैनेजमेंट एक ऐसा फील्ड ऑफ स्टडी है जो इस बात पे फोकस करता है कि हाउ यू मे कोऑर्डिनेट एंड ओवरसीज द एक्टिविटीज़ ऑफ अदर्स। आप किस तरह से, हाउ मे यू क्रिएट एंड मेंटेन द स्पेसिफिक एनवायरनमेंट फॉर अदर्स सो दे मे बी एबल टू अचीव देयर टारगेट्स। अब दूसरों के लिए ऐसा माहौल बना देना जहां वो अपना काम कर लें आसानी से, वो मैनेजमेंट कहलाया। मैनेजमेंट का काम हमने ऑर्गेनाइजेशंस में करना है, और ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, उसके करैक्टरिस्टिक्स, उसके रिसोर्सेज को हमने डिस्कस किया। और यहाँ से हमने साथ में ये पढ़ा कि उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल हमें ये बताता है कि वेदर वी आर इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट, हम अपना काम कर रहे हैं एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली या नहीं कर रहे हैं। फिर हमने ये पढ़ना शुरू किया कि मैनेजमेंट ये करनी कैसे है, वो माहौल कैसे बनाना है। इस सवाल का जवाब मुख्तलिफ़ बड़ों ने मुख्तलिफ़ तरह से दिया। उसमें से 3 अहम नुक्ता नज़र थे। देयर वर 3 इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव्स, आपके सामने लिस्ट डाउन हुए हुए एक दफ़ा फिर से। उन तीनों के तीनों पर्सपेक्टिव में से एक था फंक्शंस पर्सपेक्टिव या फंक्शंस अप्रोच, दूसरा स्किल्स पर्सपेक्टिव या स्किल्स अप्रोच, और तीसरा रोल्स पर्सपेक्टिव या रोल्स अप्रोच। अब पहला हमने इसमें ये डिस्कस किया कि फंक्शंस अप्रोच ये कहती है कि मैनेजर्स चीज़ों को इस तरह से ऑपरेशनलाइज कर देते हैं, इस तरह से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं कि जो उन फंक्शंस के हिसाब से चलता चला जाता है उसका काम होता चला जाता है। और वो फंक्शंस कौन से थे? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग। ये एक प्रोसेस था, प्रोसीजर था। प्लानिंग में फ्यूचर के बारे में डिसीजन मेकिंग करते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। ऑर्गेनाइजिंग में चीज़ों को स्ट्रक्चर्ड कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं कि क्या काम है, कौन करेगा। लीडिंग में दूसरों से काम करवाते हैं बाय प्रोवाइडिंग देम डायरेक्शंस एंड बाय मोटिवेटिंग देम। और कंट्रोलिंग में मॉनिटर करते रहते हैं परफॉर्मेंस को
फीडबैक देते रहते हैं और साथ करेक्टिव एक्शंस लेते रहते हैं, ताकि जैसे हमने प्लान किया था, ऑर्गेनाइज किया था, डायरेक्शंस दी थी, काम वैसे ही चलता रहे। दूसरा हमने इसमें पढ़ा मैनेजमेंट का पर्सपेक्टिव, जो कि स्किल्स अप्रोच या स्किल्स पर्सपेक्टिव था। वो ये कि मैनेजर्स के अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से वो दूसरों से काम करवा लेते हैं, ऐसा माहौल बना लेते हैं। और उन स्किल्स को हमने स्पेसिफिकली डिस्कस नहीं किया, बल्कि इन जनरल डिस्कस किया कि वो 3 स्किल्स हैं। पहली, उसको अपना काम आता हो, जो कि कहलाई टेक्निकल स्किल। वो चीज़ों को समझ के उसमें डायग्नोज करके क्या है और उसको ठीक कर सकता हो, ये कहलाया कॉन्सेप्चुअल स्किल। और तीसरा, वो इंसानों को साथ लेके चल सकता हो। अब जिस बंदे के अंदर भी ये 3 क्वालिटीज़ होंगी कि उसको अपना काम आता है, वो काम के अलावा चीज़ों को समझता है और वो लोगों को साथ लेके चल सकता है, दैट पर्सन वुड बी मोर सुटेबल मैनेजर। वो ऐसा माहौल बना लेगा जहाँ वो काम हो जाए जो हम करना चाह रहे हैं। तीसरा जो अहम नुक्ता नज़र है, ये 2 हम पहले पढ़ चुके हैं। तीसरा अहम नुक्ता नज़र जिसको हमने आज इन डिटेल पढ़ना है वो है रोल्स अप्रोच, रोल्स थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। ये कुछ मैनेजरियल रोल्स आइडेंटिफाई करेगी। अब सबसे पहली चीज़, रोल क्या चीज़ है? रोल को आपने याद रखना है, इट इज़ अ स्पेसिफिक सेट ऑफ एक्टिविटीज़ इंटर रिलेटेड विद ईच अदर परफॉर्म्ड इन अ गिवन सिचुएशन। यहाँ रोल से मुराद खाने का रोल नहीं है। यहाँ रोल से मुराद है जिस तरह किसी मूवी में, किसी ड्रामा में कोई एक एक्टर एक रोल परफॉर्म करता है, हम कहते हैं कि इसने इस ड्रामा में रोल परफॉर्म किया है मैनेजर का। इस ड्रामा में इसने रोल परफॉर्म किया है फ़लाँ एक्ट्रेस ने सास का। फ़लाँ मूवी में फ़लाँ एक्टर ने रोल परफॉर्म किया है गैंगस्टर का। अब देखो, जब वो गैंगस्टर का रोल परफॉर्म करता है ना, तो वो सारे वो काम करता है जो गैंगस्टर्स करते हैं। जब वो मैनेजर का रोल परफॉर्म करता है तो वो सारी वो एक्टिविटीज़ करता है जो मैनेजर्स करते हैं। जब वो कोई खातून किसी ड्रामे में सास का रोल परफॉर्म करती है तो वो सारी वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है जो सास करती हैं घर में। इसी तरह से रोल से मुराद है, आप लोग जब क्लास में आए तो क्लास में आके आपने 4-5 काम करने हैं। बैठ के लेक्चर लिया, मजबूरी है, लेक्चर नोट किया, उस्ताद के सवालों के जवाब दिए, कुछ क्वेश्चन आंसर किए, असाइनमेंट्स क्विज़ प्रिपेयर किए, पेपर्स दिए, मिड टर्म फाइनल टर्म एग्ज़ाम दिए। ये जो 4-5 एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म कर रहे हो ना, ये आप इसके अलावा कहीं और परफॉर्म नहीं करते। ये आपका रोल है स्टूडेंट का, कि जब भी आप यूनिवर्सिटी में आते हो एज अ स्टूडेंट, तो यू परफॉर्म स्पेसिफिक सेट ऑफ एक्टिविटीज़ इंटर रिलेटेड विद ईच अदर परफॉर्म्ड इन अ गिवन सिचुएशन। मैं जब यहाँ क्लास में आ जाता हूँ तो मैं उस्ताद के तौर पे पढ़ाना, बच्चों के सवालों के जवाब देना, असाइनमेंट्स क्विज़ेस देना, पेपर बनाना, पेपर मार्क करना, ये 4-5-6 काम एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। मैं इस गिवन सिचुएशन में परफॉर्म करता हूँ, यहाँ से बाहर निकलते ही नहीं परफॉर्म करता। ये मेरा रोल है, उस्ताद का रोल। आप जब यहाँ से बाहर निकलते हो, दोस्तों के साथ जाते हो, तो दोस्तों के साथ जाते ही बंदा एकदम से वो हो जाता है जो दोस्तों में होता है, शरारतें करना, खाना पीना, गपशप करना, एक दूसरे को जुगतें करना। ये सारे के सारे काम क्या हैं? ये आपका रोल है एज अ फ्रेंड। जैसे ही हम यहाँ से निकलते हैं, घर पहुँचते हैं, हमसे शरीफ होता ही कोई नहीं है। जो घर में सारी एक्टिविटीज़ हैं, हम ऐसे पोज करते हैं कि जैसे हमने तो कभी इस तरह का कोई काम किया ही नहीं। अब घर में जैसे ही जाते हैं तो हमारा रोल ही मुख्तलिफ है। बेटे का रोल है, बेटी का रोल है, बहन का रोल है, भाई का रोल है। यानी कि स्पेसिफिक सिचुएशन में जो भी आप एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हो, दोज एक्टिविटीज़ आर योर रोल इन दैट सिचुएशन। तो यहाँ पे रोल्स अप्रोच ये कहती है कि मैनेजर्स जब ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं तो वो एक स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, और उनके वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने की वजह से वो माहौल बन जाता है जो काम करने के लिए चाहिए। ये वाले रोल्स कहलाए मैनेजेरियल रोल्स। और मैनेजेरियल रोल्स जो हैं वो टोटल 10 हैं। ये जो आपके सामने लिखे हुए हैं ना, इंटरपर्सनल रोल्स, इंफॉर्मेशनल रोल, डिसीजनल रोल, ये रोल की टाइप नहीं है, ये सिर्फ उसकी एक फ़िलासफ़ी है। ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक नंबर लिखे हुए हैं ना, दीज 10 आर कॉल्ड मैनेजेरियल रोल्स। पूरी दुनिया की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उठा के देखो, उसमें जो मैनेजर्स काम कर रहे हैं वो इन 10 में से कोई एक या एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। क्यों? ताकि वो काम हो जाए जो काम हम करना चाह रहे हैं। तो ये 10 रोल कहलाए मैनेजेरियल रोल्स। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं मैनेजेरियल फंक्शंस 4 हैं, मैनेजेरियल स्किल्स की 3 कैटेगरीज़ हैं। अब ये जो हमारे पास मैनेजेरियल रोल्स हैं वो 10 तरह के हैं, और ये रोल्स क्या हैं?
specific set of activities performed in a given situation. अब यहाँ पे जिन भी साहब ने हेनरी मिन्सबर्ग उनका नाम था, उन्होंने 1960s में जब ये एक्टिविटीज़ की लिस्ट बनाना शुरू की तो उन्होंने मुख्तलिफ मैनेजर्स के इंटरव्यूज़ किए और उनसे पूछा आप करते क्या हैं मैनेज करने के लिए। उन्होंने बताया मैं ये काम करता हूँ, यहाँ से निकलता हूँ, इन लोगों से मिलता हूँ, इससे मीटिंग करता हूँ, इससे रेट्स तय करता हूँ, इसको रिपोर्ट देता हूँ, इसको मेल सेंड करता हूँ, इससे फ़लाँ करता हूँ। उसने वो सब एक्टिविटीज़ की लिस्ट बनाना शुरू कर दी और एक्टिविटीज़ की लिस्ट बना के उसमें से जो इंटर रिलेटेड थी ना उनको इकट्ठा कर लिया। अब वो जो इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ की लिस्ट है वो निकला रोल, और मज़ीद क्लासिफिकेशन उसकी इस तरह से उसने की कि उसमें से उन रोल्स में से 3 रोल ऐसे हैं जो तब परफॉर्म करते हैं व्हेन यू आर डीलिंग विद पर्सन्स। तो जब भी पर्सन के साथ डील करते हुए आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो तो आपका वो रोल कहलाएगा इंटरपर्सनल रोल। अब ये रोल की टाइप नहीं है, ये सिर्फ फिलॉसफी है कि ऐसा रोल है जो आप तब परफॉर्म करते हो व्हेन यू आर डीलिंग विद अदर ह्यूमन बींग्स। दूसरे नंबर पे इंफॉर्मेशनल रोल्स हैं, जब भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्शन या उसकी डिसमिनेशन उसको स्प्रेड आउट कर रहे हो तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हुए या उसे फैलाते हुए जो भी आप रोल परफॉर्म करोगे वो रोल कहलाएगा इंफॉर्मेशनल रोल। और तीसरा, जब भी आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, जब भी आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं उसमें से कोई एक आपने चूज़ करना है, इस तरह का कोई काम कर रहे हो तो डिसीजन मेकिंग करते हुए कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करना वो कहलाएगा डिसीजनल रोल्स। तो ये इंटरपर्सनल रोल्स, इंफॉर्मेशनल रोल्स और डिसीजनल रोल्स, दीज आर द फिलोसफीज़ जो बताती हैं कि मैनेजर्स किस नेचर का काम करते हैं। वो लोगों के साथ डील करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन के साथ डील करते हैं और वो डिसीजन मेकिंग करते हैं। अब आगे वाली जो कैटेगरी है उसमें हमारे पास रोल्स और उनकी डेफिनेशंस लिखी हैं। मैं आपके लिए एक दफ़ा इसको एलेबोरेट कर देता हूँ। सबसे पहला रोल जो मैनेजर परफॉर्म करते हैं वो है लीडर का रोल, और लीडर को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये है दूसरों को डायरेक्शंस एंड गाइडलाइंस देना और मोटिवेट करना ताकि वो काम कर लें। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी इंडिविजुअल जब वो दूसरों को ट्रेनिंग्स दे रहा है, गाइडलाइंस दे रहा है, उनकी काउंसलिंग कर रहा है, उनकी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कर रहा है, तो उसका ये वाला रोल कहलाएगा रोल ऑफ अ लीडर। यहाँ पे आपने एक नुक्ते की बात, एक पॉइंट आपने इस तरह से याद रखना है कि ये सारे के सारे रोल परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो बंदा किसी मैनेजरियल पोस्ट पे काम कर रहा हो, बल्कि हम में से कोई भी इंसान जो इस तरह के काम कर रहा होगा, दैट पर्सन इज़ परफॉर्मिंग द रोल ऑफ अ लीडर। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ करो एक टीचर असाइनमेंट दे देते हैं और उस असाइनमेंट में 3 लोगों का ग्रुप है। अब 3 लोगों के ग्रुप को जब असाइनमेंट मिली है ना, तो सबसे पहले तो जब असाइनमेंट अनाउंस होती है, मिल जाती है ना, तो उस वक्त तकरीबन ये हालत होती है कि मौत होने वाली हो जाती है। अब जब असाइनमेंट मिल गई और हालत ऐसी हो गई कि बंदा सोचता है यार ये ज़िंदगी क्या मुसीबत है, हमें असाइनमेंट पे असाइनमेंट देते रहते हैं। सारे के सारे बाहर जाके कैंटीन पे बैठ के अपना गम गलत करने के लिए एक एक जूस का गिलास पी रहे हैं। वहीं पे एक दोस्त मोबाइल निकालता है, गूगल पे लिखता है फ़लाँ असाइनमेंट, तो पता चलता है कि ये असाइनमेंट इस तरह से करनी है। अब जैसे ही उसको पता चलता है ना ये असाइनमेंट इस तरह से करनी है, वो बाकी दोनों को तसल्ली देता है, कहता है भाई यार परेशानी वाली कोई बात नहीं है, ये तेरे भाई ने एक नुस्खा ढूंढ लिया है, हम अभी ये असाइनमेंट करते हैं, मैं बताता हूँ कैसे करनी है। वो इनको डायरेक्शंस दे रहा है, गाइडलाइंस दे रहा है, मोटिवेट कर रहा है कि यार हम कर लेंगे, एक दिन लगेगा, कर लेंगे असाइनमेंट। अब वो बंदा जो उनको डायरेक्शंस दे रहा है, मोटिवेट कर रहा है, गाइडलाइन दे रहा है ताकि बाकी दोनों भी काम कर लें, वो हमारा दोस्त लीडर का रोल प्ले कर रहा है। उसके पास ना कोई मैनेजरियल पोजीशन है, ना कोई अथॉरिटी है, ना उसको किसी ने कहा है ये करने के लिए, लेकिन जब वो भी इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, दैट पर्सन इज़ प्लेइंग द रोल ऑफ अ लीडर। जिस तरह ड्रामे में एक्टर होता कुछ और है, लेकिन रोल वो प्ले करता है जो उसको ड्रामे में मिलता है। तो यहाँ पे भी मैनेजर रोल प्ले कर रहा है किसका? लीडर का। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स जो रोल प्ले करते हैं वो हो गया लीडर का रोल। दूसरे नंबर पे लाइजॉन। लाइजॉन का मतलब है 2 लोगों के दरमियान फैसिलिटेट करना इंफॉर्मेशन को। एक सीनियर मैनेजर है, एक जूनियर मैनेजर है। आपकी क्लास में से किसी बच्चे ने एचओडी से कोई बात करनी हो या डायरेक्टर जनरल से कोई बात करनी हो तो हम डायरेक्टली नहीं करते, हम अपने क्लास टीचर से कहते हैं या हम सीआर से कहते हैं कि जाओ सर से बात करके आओ। अब सीआर ने क्लास का मैसेज लिया, एचओडी के पास लेके गया, उनको बताया कि सर क्लास इस तरह से कह रही है, और एचओडी ने आगे से जो भी इंस्ट्रक्शन दी वापस आके क्लास को बताई। ये क्लास और एचओडी के दरमियान जो सीआर ने कनेक्शन का काम किया है, ब्रिज का काम किया है, पुल बनाया दोनों के दरमियान, दिस रोल इज़ कॉल्ड
लाइजोन। इस टाइम वो सी आर लाइजनिंग कर रहा है, दो पार्टीज़ के दरमियान कनेक्शन का काम कर रहा है। और इसके साथ लिखा भी हुआ है कि सोशल नेटवर्क्स क्रिएट करने के लिए, इंफॉर्मेशन क्रिएट करने के लिए, हारमनी रवादारी बनाने के लिए, आपस में एक दूसरे के साथ गुड रिलेशनशिप्स क्रिएट करने के लिए जब भी दो पार्टीज़ के दरमियान कनेक्शन का काम करेगा, दैट इज़ प्लेइंग द रोल ऑफ अ लीडर। तीसरा, इंसानों के साथ डील करते हुए इंटरपर्सनल रोल्स में तीसरा रोल है फिगर हेड का रोल। बहुत सारे काम हमारी क्लास में ऐसे हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी क्लास का सी आर या जी आर परफॉर्म कर रहे होते हैं। मसलन अटेंडेंस मार्क कर दी, असाइनमेंट सब की कलेक्ट करके टीचर को दिया है। अब यहाँ पे सी आर जो है ना, वो हमारी क्लास के बड़े का रोल प्ले कर रहा है। असाइनमेंट साहब ने सबमिट करवानी है, किसको करवाओ? सी आर को करवा दो। सी आर जाके क्या करेगा? टीचर को दे आएगा। अब असाइनमेंट कलेक्ट करना उसकी सी आर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है, लेकिन वो कलेक्ट कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ टीचर। यहाँ पे हम कहते हैं कि वो सिम्बॉलिकली हेड का रोल प्ले कर रहा है। वो हेड है नहीं, क्यों? उसने रिकॉर्ड कीपिंग करनी है, उसने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे रखने हैं, उसने कॉन्टैक्ट पर्सन के तौर पे काम करना है ताकि रूटीन एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती रहें। ये सिम्बॉलिक हेड के तौर पे जो वो रोल प्ले कर रहा है, दिस इज़ कॉल्ड रोल ऑफ अ फिगर हेड। वो है हमारे इक्वली, हमारा और सी आर का डेजिग्नेशन सेम है, हम सब स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, लेकिन वो एज अ बड़ा कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है जो क्लास में सारे लोग परफॉर्म नहीं कर रहे। क्यों? ताकि काम स्मूथली चलता रहे। अटेंडेंस में फैसिलिटेट कर देना, टीचर तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा देना, इस तरह की सारी चीज़ें। ये तीन रोल हैं जो तब परफॉर्म होते हैं व्हेन यू आर डीलिंग विद ह्यूमन बीइंग्स। तो ये तीन कहलाए इंटरपर्सनल रोल्स। उसके बाद अगले तीनों रोल इंफॉर्मेशनल रोल्स हैं। अब जितने भी मैनेजर हैं वो सब के सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं मुख्तलिफ सोर्सेज से। क्यों? वो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं काम आती है। कभी स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट देख ली, कभी सप्लायर्स की वेबसाइट देख ली, कभी कहीं से अखबार से, कोई न्यूज़पेपर से इन्फॉर्मेशन मिल गई, कभी किसी दोस्त ने बता दिया कि फ़लाँ पॉलिसी चेंज हो रही है, कभी कोई लीगल डॉक्यूमेंट आ गया कि कानून चेंज हो गया। ये मुख्तलिफ सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ये कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड रोल ऑफ अ मॉनिटर। कि जब भी सुबह सुबह एक मैनेजर ऑफिस आया है, आके उसने मेल चेक किया, थोड़ा न्यूज़ देखी है, उसने मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए हैं। क्यों? ताकि उसको पता चल जाए आज क्या करना है। ये जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, दिस रोल इज़ कॉल्ड रोल ऑफ अ मॉनिटर। अब जो भी उसने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है ना, वो इन्फॉर्मेशन उसने दो तरह से स्प्रेड आउट करनी है। एक, उसने इन्फॉर्मेशन उन लोगों को देनी है जो हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, ताकि उनको इस इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा हो। उन लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना जो हमारी कंपनी के एम्प्लॉय हैं, दिस इज़ कॉल्ड स्प्रेडिंग द इन्फॉर्मेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये कहलाता है रोल ऑफ अ डिसएमिनेटर। डिसएमिनेट का लफ्ज़ी मतलब ये होता है फैलाना, टू स्प्रेड आउट समथिंग। अब जब भी मैनेजर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन लोगों तक पहुंचा रहा है, अपनी कंपनी के उन लोगों तक पहुंचा रहा है जिनके लिए वो यूज़फुल है, वो डिसएमिनेटर का रोल प्ले कर रहा है। और कंपनी के उन लोगों तक पहुंचाना, सप्लायर से जो रेट आए हैं वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों को देना, गवर्नमेंट की तरफ से जो पॉलिसी चेंज आई है वो एचआर वालों को प्रोवाइड करना, कोई किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन जो सीनियर मैनेजर से उसने कलेक्ट की है वो एम्प्लॉयज़ तक कन्वे करना, वो डिसएमिनेटर का रोल प्ले कर रहा है। और अगर वो इन्फॉर्मेशन को आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन कन्वे कर रहा है, उन लोगों तक पहुंचा रहा है जो हमारी कंपनी का हिस्सा नहीं है, जैसे सप्लायर्स हैं, रिटेलर्स हैं, कस्टमर्स हैं। अब कंपनी के बिहाफ पे, कंपनी के एजेंट के तौर पे कंपनी की इन्फॉर्मेशन आउटसाइड लोगों को पहुंचाना, ये कहलाता है स्पोक्स पर्सन। जैसे हम अक्सर सुनते हैं, वजारत दाखिला के तर्जुमान ने कहा है। इस तरह स्पोक्स पर्सन जो है वो हमारी कंपनी का तर्जुमान है। जब हमारी कंपनी की इन्फॉर्मेशन सप्लायर के साथ डिस्कस कर रहा है, वो हमारी कंपनी का तर्जुमान है। दैट पर्सन इज़ प्लेइंग द रोल ऑफ अ स्पोक्स पर्सन। अब इंफॉर्मेशनल रोल्स में तीन रोल्स आ गए। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना मॉनिटर का रोल है, उस इन्फॉर्मेशन को फैलाना इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन डिसेमिनेटर है, और उस इन्फॉर्मेशन को फैलाना आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन स्पोक्स पर्सन का रोल है। अगले चारों रोल्स डिसीजनल रोल्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये रोल्स तब परफॉर्म होते हैं व्हेन अ मैनेजर इज़ गोइंग टू मेक डिसीजंस। और उस डिसीजनल रोल में सबसे पहला इंपॉर्टेंट रोल रिसोर्स एलोकेटर। रिसोर्सेज एलोकेट करने से मुराद, हमने पढ़ा है ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज हमारे पास तीन तरह के हैं, और वो तीन रिसोर्सेज हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए इन तीनों के तीनों रिसोर्सेज को असाइन करना, सर एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए मुझे कुछ कैश चाहिए, कुछ सामान चाहिए और कुछ लोग चाहिए। कैश क्या है? फाइनेंशियल रिसोर्स।
सामान क्या है? फिजिकल रिसोर्स, और लोग क्या हैं? ह्यूमन रिसोर्स। अब मैनेजर ने डिसाइड करना है वेदर टू एलोकेट दीज रिसोर्सेज टू द पर्सन टू द प्रोजेक्ट और नॉट। और जब भी वो ये एलोकेशन कर रहा है तो वो कौन सा रोल प्ले कर रहा है? ये रिसोर्स एलोकेटर का रोल प्ले कर रहा है। उसने बजटिंग करनी है, उसने स्केजुलिंग करनी है, उसने फोरकास्टिंग करनी है, उसने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए हर रिसोर्स को असाइन करना है। ये वाला रोल है उसका रिसोर्स एलोकेटर का रोल। 8वें नंबर पे डिस्टरबेंस हैंडलर, प्रॉब्लम सॉल्विंग का रोल है। जब भी इंसान मिलजुल के काम करते हैं, जब जो प्लान करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो हमने प्लान किया हुआ है वैसे ही हो। तो जैसे हमने प्लान किया है वैसे नहीं होता, इट मीन्स देयर मे बी डिस्टर्बेंसेस। कभी एम्प्लॉयज़ के कॉन्फ्लिक्ट हो गए, कभी कैश की शॉर्टेज हो गई, कभी हमें पता चला कि जो हमने रिसोर्स असाइन किए थे फिज़िकल एसेट्स वो पूरे नहीं पड़े। तो मैनेजर कॉन्टीन्यूसली ऑब्जर्व करते रहते हैं कि कहाँ पे क्या डिस्क्रिपेंसी है और उस डिस्क्रिपेंसी को दूर करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। अब जब भी मैनेजर ये काम कर रहा है कि वो देखना चाह रहा है कि कहाँ क्या डिस्क्रिपेंसी है और उसको मैं दूर करूँ, और मैंने आपको उसकी मिसाल दी, डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करना, कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करना, लड़ाई झगड़े में सुलह करवाना, रिसोर्स एलोकेशन को री एलोकेशन करना, शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज को फुलफ़िल करना, ये सारी की सारी चीज़ें कहलाएंगी डिस्टर्बेंस हैंडलर का रोल है। 9वें नंबर पे जो हमारे पास रोल मैनेजर्स परफॉर्म करते हैं वो है नेगोशिएटर का रोल। नेगोशिएटर से मुराद है बारगेनिंग करना, लेन देन के लिए बातचीत करना। और अक्सर होता रहता है विद इन ऑर्गेनाइजेशन या आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्टीन्यूसली लोगों के साथ बारगेन करना पड़ता है। आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन की मिसाल क्या है? सप्लायर्स के साथ रेट एडजस्ट करना है, रिटेलर्स के साथ रेट की एडजस्टमेंट करनी है, कोई लीगल एडवाइज़र्स हैं उनके साथ डिस्कशन करनी है, या समटाइम्स यू हैव टू डू इट विद कस्टमर्स। और इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसे हो सकता है कि हमारे अपने एम्प्लॉयज़ कहते हैं हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं, उनके साथ जब वो बारगेन करता है, नेगोशिएट करता है कि भाई अभी गुंजाइश नहीं है, थोड़ा सा ठहर जाओ, फिर हम आपकी सैलरीज इंक्रीज़ कर देंगे। जब भी वो इस तरह की डिस्प्यूट सेटलमेंट का रोल कर रहा है बारगेन के थ्रू, दैट पर्सन इज़ प्लेइंग द रोल ऑफ अ नेगोशिएटर। और 10वें नंबर पे एंटरप्रेन्योर का रोल प्ले करते हैं। यहाँ एंटरप्रेन्योर से मुराद है ही इनिशिएट्स समथिंग न्यू। हम सबको पता है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द डे। अगर हम ये काम नहीं करते तो हम बाकी सबसे पीछे रह जाते हैं। तो जब भी वो कोई नया प्रोजेक्ट इनिशिएट कर रहा है, नए आइडियाज़ दे रहा है, नई अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है, क्रिएटिविटी और इनोवेशन के ऊपर काम कर रहा है, दैट मैनेजर इज़ प्लेइंग द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर। और ये 10 के 10 रोल आप ऑर्गेनाइजेशन में किसी मैनेजर की मिसाल लेके देखो कि ये काम ये काम ये काम मैनेजर्स करते हैं, तो वो सारे के सारे काम इन 10 में से किसी एक कोई एक रोल वो प्ले कर रहे हैं। आखिर में हमारे पास एक हेडिंग लिखी हुई है मल्टीप्लिसिटी ऑफ रोल्स। आपने इसको याद रखना है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ रोल्स को। पहले एक छोटी सी मिसाल, सर जो आपके एचओडी हैं वो कॉल करते हैं सीआर को कि आप मेरे से मिल के जाना क्लास के बाद। सीआर मिलने के लिए जाता है सर से, वो उसको बताते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर के लिए मैं एक असाइनमेंट दे रहा हूँ आप लोगों को, आपने ये असाइनमेंट मुकम्मल करके लानी है, जाके क्लास को बता दो। और ये असाइनमेंट कलेक्ट जब वो सारे के सारे कंप्लीट कर लें तो आपने उनसे कलेक्ट करके मुझे देनी है। ये असाइनमेंट करने का तरीका क्या है, ये इंस्ट्रक्शन जाके क्लास में दे दो। अब जब वो सीआर सर के पास गया है और इन्फॉर्मेशन लेके आया है तो वो लाइजॉन का रोल प्ले कर रहा है। इंटरपर्सनल रोल्स में लिखा हुआ है सर के पास गया है और इन्फॉर्मेशन लेके आया है, ही इज़ प्लेइंग द रोल ऑफ लाइजॉन। जब उसने असाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद कलेक्ट करनी है तो ही इज़ प्लेइंग द रोल ऑफ सिंबॉलिक हेड, वो फिगर हेड का रोल प्ले कर रहा है। और जब वो आके क्लास वालों को बता रहा है कि सर ने बताया है कि ये असाइनमेंट इस तरह से करनी है, डायरेक्शंस दे रहा है, तो ही इज़ प्लेइंग द रोल ऑफ अ लीडर। अब काम तो उसने एक ही किया है, लेकिन एट सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम, एट सिंगल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्ट, सिमिलर पर्सन इज प्लेइंग द रोल ऑफ लीडर, लाइजॉन एंड फिगर हेड साइमल्टेनियसली। एक ही वक्त में एक ही बंदा लीडर, लाइजॉन और फिगर हेड का रोल प्ले कर रहा है। कि सीआर सर के पास गया है, इन्फॉर्मेशन लेके आया है, आके उसने क्लास को डायरेक्शंस दी हैं और असाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद उसको कलेक्ट किया है ऑन बिहाफ ऑफ द टीचर। अब उसने जब ये रोल प्ले किया है तो उसने सिंगल रोल नहीं प्ले किया, दैट पर्सन प्लेड मल्टीपल रोल्स एट सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर्स, कि हम में से हर मैनेजर एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे मल्टीपल रोल्स प्ले करे।
ये मल्टीपल रोल्स प्ले करना उसका एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे कहलाता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ रोल्स। और ये मल्टीटास्किंग करना, मल्टीपल रोल्स प्ले करना, ये मैनेजर्स की एफिशिएंसी है। यहाँ पे आपने आखिरी बात एक ये याद रखनी है कि जब भी आपसे रोल की एग्जांपल पूछी जाए तो रोल की एग्जांपल में भी आपने पर्सन नहीं लिखना, रोल लिखना है। मसलन मैं आपसे पूछूं अगर कि फिगर हेड की एग्जांपल दो, तो फिगर हेड की एग्जांपल में लिख दो CR। CR फिगर हेड की एग्जांपल नहीं है, फिगर हेड रोल है। रोल की एग्जांपल में रोल लिखना है। रोल क्या है? सेट ऑफ एक्टिविटीज़। अब उसमें लिखो कलेक्टिंग असाइनमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ टीचर, ये फिगर हेड का रोल है। आपसे अगर पूछा जाता है लीडर का रोल, लीडर के रोल की एग्जांपल दो, तो इसमें बंदे का नाम ना लिख देना। लीडर का रोल इमरान खान, ये पर्सन है इमरान खान, रोल नहीं है। रोल क्या है? मोटिवेटिंग अदर्स टू अचीव द टारगेट्स, ये रोल है। जब भी वो किसी बात के लिए मोटिवेट कर रहा है कि ये काम इस तरह से करो, दैट इज़ प्लेइंग द रोल ऑफ अ लीडर। तो जब भी आपने रोल की एग्जांपल लिखनी है तो उसमें रोल लिखना है, रोल का जिक्र करना है, उसमें पर्सन का जिक्र या काम का जिक्र, ऐसे जॉब का जिक्र नहीं करना। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। यहाँ तक हमारे पास मुख्तलिफ मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव्स मुकम्मल हुए। अगर आप में से किसी के जहन में कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं।